जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले लेक्चर में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, जिसमें आपको हम अनुच्छेद 45 तक कंप्लीट करा चुके थे। आज हम लोग अनुच्छेद 46 से लेकर 51 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 46। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 ये कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और इसका आर्थिक हित, सामाजिक न्याय के लिए राज्य जो है विशेष प्रावधान करेगी। ये राज्य का कर्तव्य होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर राज्य ये काम नहीं कर रही है, उनके शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर, तो ये कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी वाद योग नहीं है। जैसे मूल अधिकार के लिए हम लोग जा सकते थे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि पोषण युक्त आहार और मद्य निषेध यानी शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है, राज्य का कर्तव्य ये होगा कि पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा मद्य निषेध यानी नशीली पदार्थ जो है, दवाई है, उस पर क्या करेगी? प्रतिबंध लगाएगी। इसी अनुच्छेद के तहत जैसे मान लीजिए बिहार सरकार है, बिहार में देखिएगा तो दारू बंद है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट के यहाँ दारू स्टार्ट है, दारू उधर बिकता है यूपी में। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए, यदि यूपी सरकार दारू बंद नहीं करी है तो कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 37 सीधे माना कर देता है कि आप कहाँ? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, अनुच्छेद 48 देखेंगे। अनुच्छेद 48 कहता है कि सरकार, राज्य का कर्तव्य होगा कि कृषि का बढ़ावा देगी, पशुपालन के लिए भी बढ़ावा देगी और दुधारू पशु के हत्या पे रोक लगाएगी। ठीक है, हत्या पर रोक लगाएगी। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि को बढ़ावा मिलेगा, पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा तथा जो दुधारू पशु है, जो आर्थिक रूप से बढ़िया जो पशु है, जो आर्थिक उनसे लाभ हो रहा है, उन सबके पशु पे हत्या नहीं किया जा सकता है, मतलब मांस के लिए उसको काटा नहीं जा सकता है, हत्या पर रोक लगाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 48 को। अनुच्छेद 48 को ये कहता है, जैसे देखिए, सबसे पहले बात तो इसको हम लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया अनुच्छेद 48 को, और उसमें ये प्रावधान किया गया कि पर्यावरण संरक्षण हो सके। जैसे ये पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, तो देखिए, जैसे पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, इस सब का निर्माण होता है। जैसे समझिए चिड़ियाघर, समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार होता है वो वन्य जीव, बहुत बड़ा का सा लंबा सा एरिया होता है, उसमें जंगल रहता है, उसमें शेर रहता है, मतलब सभी प्रकार के क्या रहते हैं? जानवर रहते हैं। ठीक है, तो उन लोग का संरक्षण रहेगा। इसी के तहत देखिए, मोदी जी के जन्मदिन था जब 17 सितंबर को, तो नामीबिया से चीता लेकर आया गया है। ठीक है, तो अब किसके लिए? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ही, इसके बढ़ावा देने के लिए चीता लिया कर यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाघ का संरक्षण हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व का कोई भी स्थान हो गया, ठीक है, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, चाहे कोई भी, बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा हो गया, ठीक है ना, उसका सरकार जो होगी, राज्य का कर्तव्य होगा कि उसका संरक्षण करे, उसको बचा कर रखे। हमारे जो प्राचीनतम धरोहर है उसको बचा कर रखे, ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आ सके, टूरिस्ट का बढ़ावा मिले। समझ में आ रहा है? ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 50। तो देखिए, अनुच्छेद 50 तो सबसे आसान है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 50 मतलब 50-50, क्या होता है? 50-50, यानी यहाँ पे बंटवारा हो रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का। ठीक है, सरकार, देखिए सरकार 3 ही लोग चलाते हैं, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू कराती है, और न्यायपालिका जो है वो सबसे अलग होता है, जो न्याय करने का कार्य करता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 51 देखेंगे। तो अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना ये कर्तव्य होगा राज्य। तो देखिए, अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, जैसे रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ठीक ना, भारत प्रत्यक्ष रूप से किसी देश का समर्थन नहीं कर रहा है, ना ही रूस का समर्थन कर रहा है, ना ही यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। हम लोग युद्ध करने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, एक अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले का अंतर यही है कि मूल अधिकार में
मूल अधिकार को हम लोग यूएस से यानी अमेरिका से लिए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए थे। आपको बताए थे कि आयरलैंड जो है ये स्पेन के संविधान से लेकर आया था। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम लोग भाग 3 में रखे थे। याद करिए मूल अधिकार जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, अब देखिए ये नैसर्गिक अधिकार होता है, मतलब इसके बिना मानव का मतलब जीवन जो होता है ना मृत्यु के समान हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का आप मूल अधिकार छीन लीजिएगा, मूल अधिकार में आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाए, मान लीजिए आपको कहीं घूमने फिरने की आज़ादी ना हो, पूरा जेल में अगर किसी व्यक्ति को रख दिया जाता है, समझ रहे हैं, तो समझिए कि उसका मूल अधिकार हम लोग क्या कर रहे हैं, छीन ले रहे हैं। किसी व्यक्ति को जेल में रखेंगे तो उसका मूल अधिकार का पूरा हनन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम नैसर्गिक अधिकार होता है, इसको मिलना ही चाहिए हर व्यक्ति के लिए, इसको जन्म से मिल जाता है। कौन, मूल अधिकार जन्म से ही हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन ये नैसर्गिक अधिकार नहीं है, ये जन्म से नहीं मिलता है। ठीक है, इसको छीन भी लीजिएगा तो क्या करिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आप छीन भी लीजिएगा तो क्या करेगा, इसमें तो केवल राज्य को अधिकार दिया गया है कि सरकार ये नागरिकों के लिए ये करेगी, समाज के लिए समाज की भलाई के लिए काम करेगी। ठीक है, तो मूल अधिकार जो होता है नैसर्गिक अधिकार होता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व नैसर्गिक अधिकार नहीं होता है। नैसर्गिक मतलब होता है बहुत जरूरी, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल जरूरी, जिसके बिना एक पल भी ना गुजरे, समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर मूल अधिकार क्या करता है, तो मूल अधिकार के लिए हम लोग न्यायालय में परिवर्तनीय यानी वाद योग्य है। हम लोग का मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। याद कीजिए अनुच्छेद 32 आपको बताए थे कि अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो इसके लिए न्यायालय में हम लोग नहीं जा सकते हैं, यानी ये न्यायालय में परिवर्तनीय योग्य नहीं है, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है। देखिए मूल अधिकार जो है ये निलंबित हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये निलंबित नहीं हो सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं हो सकता है, जबकि मूल अधिकार निलंबित हो सकता है। याद कीजिए आपातकाल आपको हम पढ़ाए थे, समझ में आ रहा है, आपातकाल बताए थे ना, 352, 356 और 360, 3 गो आपातकाल बताए थे। कौन कौन, 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक है, इसको राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, और ये जो होता है वित्तीय आपात, ये अभी तक भारत में नहीं लगा है वित्तीय आपात। ठीक है बाबू, तो समझिए इसके तहत अगर जो आपातकाल लग गया तो मूल अधिकार का पूरा हनन हो जाएगा। आपको पढ़ा चुके हैं मूल अधिकार, लेकिन इसको हम लोग निलंबित नहीं कर सकते हैं, निलंबित होगा भी तो क्या जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया। अब आपको हम मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी आगे वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।